देखो आज आप लोगों का स्टार्ट करने जाते हैं इसमें अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने जैसे कि एल्केन्स, इससे पहले वाला जो चैप्टर था हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, वहां पर भी पढ़ी थी। अब दोबारा से आ गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपने पास अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों में। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपने पास जो सबसे पहली चीज रहती है वो हमेशा की तरह क्या रहेगी, इस बार भी फिजिकल स्टेट। अब अल्कोहल्स की जो फिजिकल स्टेट है वो तो आपको पता ही होगा कि अल्कोहल्स की फिजिकल स्टेट कैसी होती है। अल्कोहल्स के बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। वैसे ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बच्चों को पहले से ही पता रहता है। क्या कहते हो, अल्कोहल कैसे होते हैं हमारे पास नेचर में? बिल्कुल सही। तो ये होता है हमारे पास कलरलेस लिक्विड। लेकिन ठीक है, ये जो लिक्विड है आपके पास कलरलेस लिक्विड है। अभी बात सारी की सारी यही आ जाती है कि आपने इससे पहले जो देखा था कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में, वहां पे लिक्विड जो टर्म इस्तेमाल की थी उन्होंने बोला था लोअर मेंबर गैसेज हैं, मतलब पहले 4 से 6 मेंबर गैसेज होते हैं, उसके ऊपर लिक्विड मिलने शुरू होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर आप मेथनॉल से ही शुरू करोगे तो मेथनॉल से ही आपको पास क्या मिलने लगते हैं, यहाँ पर आपको लिक्विड, मतलब ये लिक्विड स्टेट में ही रहता है, गैसेज में नहीं रहता। उसके पीछे भी रीजन है, आगे डिस्कस करेंगे क्या रीजन होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर आप हायर मेंबर्स पे अप्रोच करते हो, हायर मेंबर्स का मतलब है कि अगर 12 कार्बन एटम से ज्यादा है आपके अल्कोहल में, तो फिर वो अल्कोहल कैसा रहेगा मेरे पास, वो वैक्स लाइक सॉलिड रहेगा। ठीक है, कलरलेस होते हैं और ओडोरलेस होते हैं, मतलब इनका अपना खुद का कोई ओडोर नहीं होता है। ठीक है, क्या ये ओडोरलेस वाली बात सही है क्या? इसमें जो लिखा हुआ है कि इनका कोई खुद का ओडोर नहीं होता है, हायर मेंबर्स का कोई ओडोर नहीं होता है। ठीक है, हायर मेंबर्स के लिए लिखा हुआ है अगर आप 12 कार्बन एटम के ऊपर बढ़ जाओगे तो वो ओडोरलेस है। अब उसके नीचे वाले जो है अपने पास, जैसे कि अगर मैं स्पेशली एथेनॉल की बात करूं, तो एथेनॉल का मतलब होता है वो वाली अल्कोहल जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपको भी पता होगा कि जो इससे पहले जो हम लोग एथेनॉल की बात कर रहे हैं, एथेनॉल का टेस्ट कैसा होता है। तो कैसा टेस्ट होता है एथेनॉल का हमारे पास? अरे कैसा टेस्ट होता है एथेनॉल का, बताओ? स्पिरिटेड, स्पिरिटेड। अब ये वाला मत कहना कि कौन सी ब्रांड का, स्पिरिटेड टेस्ट कहते हैं उसको। ठीक है हम लोग, हाँ स्पिरिटेड मतलब अगर आप पियोगे तो जलन पैदा करेगा। ठीक है, तो बर्निंग टेस्ट रखता है जो एथेनॉल होता है। तो जो लोअर मेंबर्स है, लोअर मेंबर्स के लिए वो बात ट्रू है कि हाँ ठीक है वहां पर स्पिरिटेड टेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि जो स्मेल है वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब यह है कि भाई अब जब आपके सामने कोई शराब पी के आएगा तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि आदमी पी के आ रखा है। क्यों? क्योंकि भले ही अगर वो स्मेल कर रहा है, बट वो जो स्मेल है वो सब्जेक्टेड है, किसके साथ सब्जेक्टेड है? वो अल्कोहल के साथ। अब ऐसी कई चीजें होती हैं जो स्मेल रखती हैं, ठीक है, बट हर किसी की अपनी खुद की एक स्मेल होती है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, अब अगर आप H2S की स्मेल को देखोगे तो H2S की स्मेल और एक होती है अमोनिया की स्मेल, दोनों ही अलग ही नेचर की अपने पास है, दोनों ही पंजेंट। पर अगर आप सूंघोगे तो आपको पता चल जाएगा अमोनिया कौन सी और H2S कौन सी है। तो उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होना, कि आप जो गैस है गैस को स्मेल करके बता पा रहे हो कि मेरे पास कंपाउंड कौन सा रहा होगा। दोनों ही गैसेस बहुत ज्यादा चुभती हैं, अमोनिया की स्मेल भी और हाइड्रोजन सल्फाइड की। जब आप लैब में घुसते होगे आपने देखा होगा लैब की अपनी खुद की ये खुशबू होती है, गंध होती है, मतलब वो स्पेशली अमोनिया के कारण होती है। क्योंकि ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं उसमें ना अमोनिया रिलीज होती है, तो वो जो आप कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लैब में देखते हो ज्यादातर टाइम अमोनिया की वजह से रहती है। और शायद आप लोगों ने करा है वो H2S वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें H2S रिलीज होती है। जब H2S का एक्सपेरिमेंट होता है तो पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि आज हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो रही है। वो इतना तेज अपने पास स्प्रेड करती है और इतनी गंदी स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो वैसे ही अपने पास ये अल्कोहल्स होते हैं जिनका अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक है, कि सामने वाला दूसरे ही पहचान जाएगा। अब आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर, और बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ इस वाले पॉइंट को भी समझेंगे कि अपने पास ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है। देखो जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर आप हेलो एल्केन से कंपेयर करोगे तो एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट में आप लोगों को भी पता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट पे अपने पास ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सबसे पहली बात तो किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पर आपके पास अब ऐसे वो क्वेश्चन देंगे नहीं जिसमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर मास अगर लगभग बराबर है तो फिर कैसे डिसाइड किया जाता था? तब क्या देखा जाता था हमारे पास? दूसरे नंबर पे क्या चीज बताई गई थी आपको? बिल्कुल, ब्रांचिंग कितनी हो रही है आपके कंपाउंड में, मतलब आपके कंपाउंड में सिमेट्री कितनी है। ठीक है, और अगर हम उसी को दूसरे टर्म में बात करें तो इसको हम कहते हैं एरिया। एक तरीके से एरिया के हिसाब से इसको समझेंगे। अगर आपका कंपाउंड एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है तो एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो मैं यहां पर सिमेट्री लिख दूं, अगर सिमेट्री हाई होगी तो उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। सिमेट्री कह दो या फिर आप अभी कह दो यहां पर ब्रांचिंग होती है जो। और अगर मेरे पास कंपाउंड का जो एरिया है, अगर वो एरिया बढ़ रहा है तो उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाएगा? वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो स्ट्रेट चेन वाले जो अल्कोहल्स होंगे, अगर आपने 5 कार्बन का अल्कोहल बनाया, एक बनाया स्ट्रेट चेन वाला और एक बनाया ब्रांच वाला,
तो जो स्ट्रेट चेन वाला है वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, और जिसमें आपने ब्रांचिंग करी है, जहां पे आइसोमराइजेशन करी है, वहां पर आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम निकल करके आएगा। पर अभी मेन बात जिसपे हमें ध्यान देना है वो इस बात पर है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन से ज्यादा क्यों होता है। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है, इस वाली लाइन के पीछे यहां पर जो रीजन है वो ये है कि अल्कोहल्स मॉलिक्यूल में क्या होती है, यहां पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर। इस पर आप लिख देना आर एसोसिएटेड विद। देखो अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, अब आपके पास कोई भी अल्कोहल आएगी आपके, तो जनरल फॉर्मूला यही होता है आरओएच, ठीक है। अब एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं वहां पर अल्कोहल का, आपके पास मिलियंस और बिलियंस में मॉलिक्यूल होंगे, फिर एक और आरओएच आएगा, फिर वैसी एक और आरओएच होगा। अब ये जो पहले वाले का एच है और वैसे ही अगले वाले का ओ है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा मेरे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर वैसे ही यहां पर ये जो पहले वाले का एच है और अगले वाले का ओ है, इनके बीच में क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही एक रीजन है सबसे पहला कि क्यों आपके पास जो अल्कोहल्स है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए ना कि अल्कोहल्स लिक्विड स्टेट में क्यों है, तो उसके पीछे भी रीजन ये है कि भाई इसमें लोअर मेंबर हो चाहे हाइयर मेंबर हो, तो आपके पास जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर गैसेस ना होकर के क्या होती हैं, वो अपने पास लिक्विड होती हैं। रीजन क्या है उसके पीछे, उसके पीछे रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप एक कार्बन का भी अल्कोहल लेकर के आओगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां पर स्टेट ऑटोमेटिकली आपके पास गैसेस से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, लिक्विड की तरफ। एक क्वेश्चन भी आप लोगों के पास हुआ करता था 11th का, अगर आपको याद हो, कि H2O इज अ लिक्विड व्हाइल H2S इज अ गैस। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ही ग्रुप के नंबर है, ग्रुप नंबर 16 के। तो आपसे पूछते हैं कि वाटर तो लिक्विड होता है पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। अब रीजन क्या पढ़ाते थे कि वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वहीं जबकि H2S है, H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ना दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो और टाइटली बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे से, जिसके कारण जो स्टेट है वो लिक्विड की तरफ शिफ्ट ले लेता है। तो जो चीज गैसियस फेज में आपने एक्सपेक्ट करी थी उसमें ना होकर के किस में चली जाएगी, लिक्विड फेज में। तो कई जगह हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है काम आता है, जैसे कि अभी एक तो काम आया, मैंने अभी आपको समझाया स्टेट के लिए, और दूसरा यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जरूरत से ज्यादा क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई जो आप पहले टेम्परेचर दोगे वो पहले किस काम आएगा, पहले इनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा उसके बाद अब आपका जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर अपने पास अलग करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। आई बात है समझ में कि क्यों इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब ये चीज क्या हम लोगों ने हेलो एल्केन में पढ़ी थी क्या, हेलो एल्केन में आपको कोई हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया था? हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, हाइड्रोजन सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है। और कौन कौन से हैं वो तीन एलिमेंट्स अपने पास? एक तो होता है नाइट्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन और एक होती है फ्लोरीन। बस इन तीनों के साथ। ये नहीं कि आप कहीं पे कह दो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, नहीं, हर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। दो तरीके की होती है बॉन्डिंग, एक होती है इंट्रा, एक होती है इंटर। इंट्रा का मतलब है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू डिफरेंट। ये अभी बिटवीन टू डिफरेंट वाली है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब आते हैं इस वाले पार्ट पर, जो कि सेकंड वाला था मेरे पास। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सिमेट्री और जो ब्रांचिंग वाली चीज है, अगर सिमेट्री होती है, ब्रांचिंग होती है, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही कम हो जाता है। अब एक अल्कोहल जैसे यहां पर ही बनी हुई है, देखो ये आपके पास टोटल कितने कार्बन का अल्कोहल है मेरे पास? 4 कार्बन का अल्कोहल है, ब्यूटेनॉल इसका नाम है। अब वहीं इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसका एक आइसोमर बना दूं, और उस आइसोमर की अगर मैं बात करूं, तो मैं कहता हूं कि ये चेन आइसोमर है इसका। यहां पर भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो कितने कार्बन एटम्स हैं आपके पास? इसमें दोनों में 4-4 कार्बन एटम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है। अगर किसी चीज में डिफरेंस है तो बताओ किस चीज में डिफरेंस है? ये आपके पास ब्यूटेनॉल है या एन ब्यूटेनॉल, मतलब नॉर्मल ब्यूटेनॉल हो गई अपने पास ये, और इसका नाम क्या बनेगा अगले वाले का? क्या है अपनी ये 2 मिथाइल और प्रोपेनॉल। अगर मैं आपसे इन दोनों में कंपैरिजन करवाऊं
कि ब्यूटेनॉल वर्सेस 2 मिथाइल प्रोपेनॉल देखें तो आप क्या कहोगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा निकल करके आएगा, बताओ। ब्यूटेनॉल का। उसके पीछे रीजन क्या है, ये अगर आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो जब आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे तो भाई इसका जो सरफेस एरिया है वो कैसा निकल करके आएगा, ज्यादा निकल करके आएगा। अब जैसे जैसे ब्रांचिंग होने लगती है ना, वैसे वैसे आपके पास जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, या मैं कह दूं वो स्फेरिकल शेप लेने लगता है। और अगर कोई भी अगर आपके पास ऐसा शेप बने जो कि स्फेयर का सरफेस एरिया बना पाए, मतलब अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास कई सारी चॉइसेस अवेलेबल है कि आप डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हो, तो स्फेयर एक ऐसा शेप होता है जो कि सबसे मिनिमल सरफेस एरिया अक्वायर करेगा जितने भी आपने यहां पर शेप बनाए थे उनके कंपैरिजन में। मतलब जो मटेरियल है वो आपको बराबर ही लगाना है। तो अगर यहां पर देखें सेकंड वाले में, तो इसका जो शेप है अब वो कैसा होने लगेगा मेरे पास, वो स्फेरिकल शेप होने लगेगा। तो जैसे जैसे आप स्फेरिकल शेप की तरफ बढ़ोगे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होने लगता है, इसलिए कहते हैं सिमेट्री बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पहले वाले का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है, और अगले वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है मेरे पास वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये वाला। तो पहले वाला हाइयर बॉइलिंग पॉइंट के साथ आएगा, दूसरा वाला आएगा लोअर बॉइलिंग पॉइंट के साथ। अब इसमें आप जितना ज्यादा आइसोमराइजेशन कराओगे उतना ज्यादा वो चीज रहेगी। ठीक है, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट निकल करके आएगा। अब देखो यहां पर एक चीज और बता देता हूं आपको इसी के साथ साथ। पहले वाला कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, एथेनॉल। अगले वाले का कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड है हमारे पास, सेकंड वाला ईथर, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, ये आपके पास मिथॉक्सी मीथेन है। ठीक है, और जो थर्ड वाला है इसका नाम क्या है, ये आपकी प्रोपेन है। ठीक है, C3H8। मॉलिक्यूलर मास देखें इन सबका, मॉलिक्यूलर मास कितना है, निकालो जरा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, एथेनॉल का कितना आ रहा है मॉलिक्यूलर मास, भाई 12 और 3 15, 15 के बाद यहाँ पे कितना जुड़ेगा, 12 27 2 29 29 और 30 प्लस 16, इसका कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर, 15 15 30 और 16, और लास्ट वाले का 15 15 30 और 30 के बाद 12 कितने हो गए, 42 और 2 44। तो आप देख लो कि मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो लगभग इन तीनों के बराबर है। ठीक है, लगभग। अब आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का अगर आ गया तो आप सोचो आप क्या करोगे। अब मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर तो आप आंसर दे नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपसे क्यों पूछा होगा इन्होंने क्वेश्चन, क्यों पूछ रहे बताओ, क्योंकि यहां पर कंपाउंड की कैटेगरी डिफरेंट है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्या रीजन है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो ईथर में नहीं होती है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एल्केन्स में, एल्केन्स में होती है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां भी नहीं होती है। आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस में होती है, सिर्फ अपने पास एल्कोहल्स में होती है। ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, एल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। तो देखो मॉलिक्यूलर मास तीनों के सेम है लगभग। ठीक है, तो जब आपके पास कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रहेगा तो आप वहां पे फंस जाओगे। अब आप वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते मॉलिक्यूलर मास, वो जस्ट एक पढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि इतना ज्यादा सिंपल या इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं आता है। मतलब मैंने तो नहीं देखा है कि बोर्ड में इस लेवल पे आपसे पूछा जाए। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले नंबर में किसका रहेगा मेरे पास, एल्कोहल का। फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी अपने पास यहाँ पर, ईथर की। और लास्ट में कौन आएंगी अपने पास, एल्केन। एल्केन का मतलब है कि जो कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है। तो ये रहेगा मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। जैसे जैसे आप वहां पर एल्केन से अल्कोहल की तरफ बढ़ोगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। तो एक चीज हम लोग यहां पर अभी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम अल्कोहल्स फिनॉल ईथर है। अगर आपके पास कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस वाले अल्कोहल और ईथर आ जाए तो किसका अपने पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बनाओगे आप लोग, अल्कोहल्स का। सो अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। वैसे तो सेम ही होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला इन दोनों का सेम होता है।
ये लो। तो ये होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। चलो अगला आ जाते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट पे। देखो सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट देख लो आप लोग। अब अगर अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी की बात करी जाए वाटर में, तो आप मेरे को बताओ कि इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी रहती है, कैसी सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने ऑब्जर्व करी है अल्कोहल की वाटर के साथ? हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। इससे पहले वाले हेलो एल्केन्स पढ़े थे, हेलो एल्केन्स में क्या पढ़ाया गया था आपको सॉल्युबिलिटी में? स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल बोलते हैं। बट यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी की टर्म है, सॉल्युबिलिटी की टर्म में इन्होंने यूज करा है कि ये हाईली सॉल्युबल है। अब हमारे पास जो हाईली सॉल्युबल कोई भी चीज होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, देखो वो काम कैसे करता है। सॉल्युबिलिटी का रूल तो आपको पता ही होगा, क्या रूल होता है सॉल्युबिलिटी का? बिल्कुल। तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी का रूल है, चलो वो फॉलो करता है किस चीज को अपने पास? लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाले रूल को। ये हो गया आपके पास रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी। लेकिन इसके ऊपर भी कोई चीज होती है, और वो क्या होती है? हाई सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, हाई सॉल्युबिलिटी जब भी टर्म कहीं पे यूज होगी, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर वाटर के साथ किसी की सॉल्युबिलिटी आई है, तो वहां पर लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाले रूल के कारण नहीं बोलते हैं। वो किसकी वजह से बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या कर सकता है? अल्कोहल जब वाटर के साथ मिक्स होता है ना, तो वो वाटर के साथ क्या बनाता है आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए हाईली सॉल्युबल है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट तो आपको बताया था कि अगर सॉल्यूट आपका पोलर है और सॉल्वेंट भी अगर पोलर है तो हाईली सॉल्युबल है। तो पोलर पोलर में रहेंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में रहेंगे। अब अल्कोहल के मॉलिक्यूल की अगर बात करी जाए, तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल आप मेरे को बता दो, पोलर होता है नॉन पोलर होता है? अल्कोहल्स कैसे नेचर की होती है? पोलर नेचर की है, नॉन पोलर है? पक्का? और वाटर आपके पास कैसा है? वाटर आपके पास अगर सॉल्वेंट बन रहा है तो ये कैसा सॉल्वेंट हो गया? आपने कह दिया ये तो हो गया पोलर सॉल्वेंट। अब जो अल्कोहल्स हैं, इसको आपने क्या कहा, इसको आपने किस कैटेगरी में डाल दिया? आपने बोला कि ये पोलर सॉल्यूट है, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक के कारण क्या हो गया? लाइक डिसॉल्व्स लाइक के कारण इनकी जो सॉल्युबिलिटी अपने पास वो बढ़ गई। लेकिन जो अल्कोहल है, अगर ये वाटर में जाता है, तो आपको ये देखना है कि वाटर में जाने पर यहां पर होगा क्या। मेरे पास जो H2O मॉलिक्यूल है, ये रहा आपका H2O। तो अल्कोहल की हाइड्रोजन और वाटर का ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा अपने पास? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल ने क्या करा? अल्कोहल मॉलिक्यूल ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ किसकी फॉर्मेशन कर दी? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। अब क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी है, किस बात की कैपेबिलिटी है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है? ज्यादा होती है। हेलो एल्केन्स ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी आपके पास अच्छी नहीं होती है। तो अल्कोहल्स फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, therefore they have high solubility। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपसे कोई पूछेगा तो लिख दोगे आंसर वहां पर, तो कोई भी ये लिख करके ना है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। नहीं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है वहां पर। वहां पर आपके पास कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है? इसका, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो रही है। अगर अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता, तो हम लोग फिर हाईली सॉल्युबल नहीं लिखते। फिर वहां पर वही टर्म यूज होती है कि वो ठीक है, वो अपने पास फेयरली सॉल्युबल है, या आप कहोगे स्पेरिंगली सॉल्युबल, बट हाईली सॉल्युबल नहीं है। तो हाईली सॉल्युबल के पीछे जो रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, ना कि आपका लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला। अगला आ जाता है आपके पास इसमें डेंसिटी वाला पार्ट। डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी अगर कंपेयर करी जाएगी, तो वाटर के कंपैरिजन में जो अल्कोहल होती है वो लाइटर होती है। अगर आप पानी और अल्कोहल को मिक्स करोगे, मतलब पहले पानी डालोगे ग्लास में, उसके बाद उसमें अल्कोहल डालोगे, तो अल्कोहल आप देखोगे कि वो ऊपर तैरेगी, ठीक है, नीचे जाकर के नहीं बैठेगी। इससे आप घर में ही पता लगा सकते हो कि अल्कोहल जो है वो वाटर से क्या होती है अपने पास? लाइटर होती है, ठीक है। भाई जो चीजें हम घर में कर सकते हैं उनको तो किया ही करो आप लोग, ठीक है। बस इतना ही चेक करना, उसके आगे मत बढ़ना, फिर कहोगे कि मैंने बोला था। अब आ जाते हैं आगे इसमें इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स पे। इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो अल्कोहल यूज होती है, वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा 9-10 में। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो अल्कोहल यूज होती है वो कौन सी होती है हमारे पास? एथेनॉल, ठीक है। और एक दूसरी अल्कोहल जो होती है, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रेड की अल्कोहल होती है, वो कौन सी होती है? मेथेनॉल। तो मेथेनॉल को जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो मेथनॉल होती है, मेथनॉल आपके पास इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट रखती है, ठीक है। अगर उसको कंज्यूम कर लिया जाए तो इंसान जो है वो अंधा हो सकता है, ठीक है, या फिर उसकी परमानेंट डेथ भी हो सकती है। तो हाईली पॉइजनस होती है मेथनॉल जो होती है। अब जो एथेनॉल भी होती है ना, एथेनॉल भी आपके पास जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आती है, ये वो वाली एथेनॉल है जो कि आपको दुकानों में मिल रही है, मतलब जो वाइन शॉप या लिकर शॉप में मिल रही है।
अब यही एथेनॉल जो होती है ये अपने पास इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। जितना भी आपके पास पॉलिशिंग जब करी जाती है मटेरियल्स की तो एथेनॉल यूज होता है, वहां पे कई जगह एथेनॉल यूज होती है। अब सोचो कि कोई लेबर है अपने पास जो वहां पर इसमें किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो सोचेगा यार ये तो एथेनॉल रखी है मेरे सामने, आज शाम का खर्चा बचाऊं अपना क्वार्टर का, और उठा के पी गया। तो क्या आपको पता है कि इंडस्ट्रियल जो अल्कोहल रहती है, जो एथेनॉल जाता है वहां पर, उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते? क्या रीजन होता है इसके पीछे? है वो भी एथेनॉल ही। नहीं, मेथनॉल नहीं होती उसके अंदर, होती एथेनॉल ही है। उसमें कॉपर सल्फेट मिला हुआ होता है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट होती है, या फिर उसको सल्फर के साथ पॉइजन किया हुआ होता है। तो इंडस्ट्रियल ग्रेड का जो एथेनॉल आता है और आपके घरों में जो एथेनॉल पहुंच रहा है वो दोनों अलग है। इंडस्ट्रियल ग्रेड वाला जो है उसे कंजम्पशन नहीं कर सकते आप लोग, उसको कॉपर सल्फेट के साथ या फिर सल्फर और कुनिलिन के साथ हम लोगों ने पॉइजन किया हुआ होता है, ताकि कोई इसको पिए ना। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में तो लार्ज स्केल पे आती है। ठीक है, बड़े बड़े उनके टैंक आते हैं, पूरे कैंस आते हैं, तो इसलिए कोई इसको पिए ना, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं वहां पर पॉइजन कर देते हैं सल्फर के साथ और कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहां पर आपके पास ये वाला पार्ट होता है खत्म। अब आ जाते हैं आगे फिनॉल पर। फिनॉल वाला पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी में, उसकी स्टेट और स्मेल से। देखो आपके पास जो फिनॉल्स हैं, फिनॉल्स भी हमारे पास कलरलेस लिक्विड्स होते हैं या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और फिनोलिक जो ओडोर है ना, फिनोलिक ओडोर भी कैसा है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये अल्कोहल जैसी स्मेल रखेगा, इनकी खुद की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। ठीक है, अगर आपके सामने अल्कोहल और फिनॉल रखी जाए तो आप स्मेल करके बता सकते हो कि अल्कोहल कौन सा रहा होगा और फिनॉल कौन सा रहा होगा। तो इसमें तो कोई ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, यहां से कोई चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसका नाम है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में अगर आप देखोगे तो यहां पर ना जो वर्ड यूज हुआ है वो कौन सा वर्ड यूज हो रखा है, ये हाईली सॉल्युबल नहीं लिखा है। ये कैसा लिखा है इन लोगों ने यहाँ पर? स्पेरिंगली। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब आप लोग जानते हो? स्पेरिंगली का मतलब है फेयरली। फेयरली का मतलब होता है ठीक ठाक, मतलब ज्यादा सॉल्युबल नहीं है बट हल्का फुल्का है सॉल्युबल। अब इसके पीछे क्या रीजन होगा बताओ, कौन बताएगा मेरे को? कि जो फिनॉल्स है, फिनॉल्स आपके पास वाटर में हाईली सॉल्युबल नहीं है। देखो आपके पास जो फिनोलिक ग्रुप होता है, फिनोलिक ग्रुप जब भी आपके पास किसी कंपाउंड के बारे में पूछते हैं ना, पहले आप उसको बना करके देखो। यहां पर मेरे पास जो फिनोलिक ग्रुप है, अगर मैं अल्कोहल के कंपैरिजन में इसका साइज देखूं तो एक तो इसका साइज ज्यादा है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर मास वैसे ही ज्यादा है। दूसरी चीज, यहां पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, आप मेरे को यहां पर सीओ बॉन्ड बताओ, ये पोलर नेचर की होगी या नॉन पोलर नेचर की? मतलब मेरे लिए यहां पर बॉन्ड तोड़ना आसान है या मुश्किल है? सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछता हूं, क्यों है? बिल्कुल रेजोनेंस है, या फिर आप कहोगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल सिंगल लोन पेयर। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। अगर रेजोनेंस आ गया है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड थी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अब आपके पास पोलर नेचर की नहीं रही। तो जो फिनोलिक जो कैरेक्टर है, जो फिनोलिक ग्रुप्स होते हैं, उनमें जो अपने पास बॉन्ड पोलैरिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। तो एक तो इनका पोलर नेचर घट गया, दूसरी चीज यहां पर क्या हो गई, दूसरी चीज यहां पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाए तो जो एक्सटेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो डिक्रीज हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स में अच्छी होती है जिनका साइज छोटा हो। इसका साइज बहुत बड़ा है, उसके पीछे रीजन है भाई, 6 कार्बन तो यहीं लगे हुए हैं। ठीक है, तो 12 6 72, वैसे ही हो गया आपका 72 ग्राम का मास तो कार्बन ने बना दिया। तो क्योंकि एक तो इनका साइज बड़ा है, दूसरी बात आपका जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो एज कंपेयर टू अल्कोहल्स लेस पोलर है। ठीक है, इसलिए इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है वाटर में? ठीक ठाक है। ठीक है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको स्पेरिंगली सॉल्युबल लिखा होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, बट जो एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो बहुत खराब रहता है यहाँ पर। ठीक है, बड़ा है क्योंकि उसका साइज। मेक्स सीओ बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर, इसके कारण आपका जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर हो गया। तो हमारे पास जो फिनॉल है ना, फिनॉल में जो पोलैरिटी है या इसका जो पोलर कैरेक्टर है वो कम है। ठीक है, इसलिए इसकी जो अपने पास सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो कैसे निकल करके आती है, वो ठीक ठाक निकल करके आती है, मतलब ज्यादा हाईली सॉल्युबल है नहीं है। तो अल्कोहल्स क्योंकि एक तो पोलर नेचर के भी थे, दूसरा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी कर सकते थे। इंपॉर्टेंट चीज, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करना भी चाहे तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर मास के या फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। अगर मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा
तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो कम हो जाता है। तो फिनॉल ग्रुप्स का क्योंकि साइज ज्यादा है तो इसलिए वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो उनके पास कैपेबिलिटी है वो भी कम रहती है, ठीक है, ना के बराबर रहती है। अब इसी से मिलता जुलता जो पॉइंट है वो आ जाएगा आपके पास थर्ड वाला, विच इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट में अब आपसे करवाएंगे कंपैरिजन, क्योंकि यहां भी OH है, अल्कोहल में भी आप OH पढ़ के आए हो। अगर मैं आपको दोनों सेम मॉलिक्यूलर मास का एक फिनॉल बना के दे दूं, एक अल्कोहल बना के दे दूं, तो किसका अपने पास यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर उस अल्कोहल का जिसके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे? फिनॉल का। क्या रीजन है इसके पीछे कि फिनॉल्स का क्यों बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है? जो फिनॉल था, फिनॉल में पहले वाले का H और अगले वाले का O, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अल्कोहल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही होती है, फिनॉल्स में भी क्या होती है आपके पास? यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फिनॉल्स के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लगे हुए होते हैं। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जो आपने हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था वही हाइड्रोजन बॉन्ड अब आपको फिनॉल्स में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे जैसे कंपाउंड के एग्जांपल दे रखे हैं आपको नीचे ना, एक बार आप ये देख लो। C6H5OH दे रखा है, फिनॉल है, अगला मेरे पास टॉलिन है, फिर वहां पर क्लोरोबेंजीन दे रखी है। इन सब में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका निकल करके आ रहा है मेरे पास? फिनॉल का। अगर आप C6H5 देखोगे तो C6H5 सब में कॉमन है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16, 16 और एक ये 17 हो गया। अगर आप कार्बन का देखोगे तो कार्बन 12 और 3 15, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है, क्योंकि डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? ये इसका 17 ग्राम का फर्क आएगा, इसकी वजह से कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। अब टॉलिन का जहां 384 होता है, वहीं फिनॉल का बढ़ करके कितना आ गया? 455, क्योंकि फिनॉल में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या टॉलिन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहा होगा क्या? यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। फिर वहां क्लोरोबेंजीन बनी हुई है। अब जो क्लोरोबेंजीन है, अब क्लोरोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे ज्यादा है, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्यों हो गया होगा? क्योंकि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? ये 35.5, तो वो मॉलिक्यूलर मास की वजह से जीत गया, ठीक है। होती तो यहां भी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कोई ऐसा ना सोचे कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें था? सिर्फ आपके पास फिनॉल में था। टॉलुइन जो है और इसके साथ जो क्लोरोबेंजीन है, दोनों में ही मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अपने पास हर जगह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लिख करके आना है, पहले मॉलिक्यूलर मास चेक करना है। अगर मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है तो फिर भाई आगे बढ़ेंगे, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखेंगे कि कैसा लगा हुआ है। और जरूरी नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हर केस में हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहे, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है। अभी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं आएगी आपके पास। सेम कर देते हैं, सेम, ठीक है। आप जो अल्कोहल लेकर के आ रहे हो, जो फिनॉल लेकर के आ रहे हो, दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है कंपेरेबल। मैं लिख भी देता हूं, पूरा कर देते हैं क्वेश्चन को कि विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। जो एरोमेटिक रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग कैसे होती है नेचर में? मतलब ज्योमेट्री कैसी होती है एरोमेटिक रिंग की? साइक्लिक, प्लेनर, बिल्कुल सही, प्लेनर ज्योमेट्री है। तो ये जो प्लेनर ज्योमेट्री है ना एरोमेटिक रिंग की, अगर फिनॉल का अरेंजमेंट किया जाएगा एक के साथ एक, तो फिनॉल्स जुड़ भी रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और अगर मैं चाहूं तो मैं इनके ऊपर ना एक और एरोमेटिक रिंग बिछा सकता हूं, ऐसे लेयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास रिंग प्लेनर है। जो आपने अल्कोहल पढ़ा था ना इससे पहले, वहां पर कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइज थी? जो अभी हम लोग सिंगल बॉन्डेड कार्बन पढ़ करके आ रहे हैं, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है। वहां पर आप स्टैकिंग नहीं कर सकते हो। अल्कोहल्स में आप लोगों ने एक चीज अगर ध्यान दी हो, जैसे CH3 CH2 OH है, यहां पर आपका कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के साथ आ रहा है? sp3 है। ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो वो टेट्राहेड्रल वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। जबकि आपकी एरोमेटिक रिंग कैसी होती है? ये जो एरोमेटिक रिंग है ये कैसी नेचर की होती है अपने पास? ये प्लेनर होती है। तो फिनॉल्स में ना, फिनॉल्स में हम लोग पाई पाई स्टैकिंग कर सकते हैं। किसकी? एरोमेटिक रिंग की। मतलब एक ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करा सकते हैं। क्योंकि भाई जितना क्लोजली एक दूसरे से जुड़ेंगे, उतना ज्यादा एक दूसरे के पास ही अगर हमारे पास है, तो आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो अब दो फैक्टर आपको फेवर कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये बना ही रहा था, दूसरा उसके साथ साथ स्टैकिंग भी आ गई। स्टैकिंग का मतलब हो गया एक के ऊपर एक रख के उसका बंडल बनाना। तो एरोमेटिक रिंग में वो पॉसिबल है, यहां पर नहीं कर सकते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो आंसर है उससे आप जीत नहीं सकते हो, क्योंकि एच बॉन्डिंग दोनों जगह है।
यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नहीं पूछा है आपसे। ये पता है क्यों पूछा है? क्योंकि फिनॉल्स में क्या हो सकती है, फिनॉल्स में जो आपके पास एरोमेटिक रिंग है इसकी पाई स्टैकिंग हो सकती है अपने पास, एक के ऊपर एक रख के इसको बिछा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि एक ज्यादा क्लोजर, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेगा इसके क्रिस्टल लैटिस में। और यही एक रीजन बनेगा कि अगर आपके पास कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के फिनॉल और एल्कोहल आ जाए तो आपके पास जो फिनॉल है वो ज्यादा रखेगा अपने पास बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये देना है आपको वहां पर आंसर। तो इसी के साथ आपके पास यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी था हमारा, ठीक है।